देने की दिशा में केंद्र का एक और बड़ा कदम। देश भर में 43 स्थानों पर रोजगार मेला। पीएम मोदी ने 70,000 नौजवानों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नौकरी के लिए रेड कार्ड, हमारी ओर से युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड। परिवारवादी पार्टियों ने भाई भतीजावाद बढ़ाया, हमने बढ़ाए अवसर। अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ बिपरजॉय। 15 जून की शाम सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। चल सकती हैं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं। 14 और 15 जून को भारी बारिश के आसार। गुजरात के तमाम इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात। 28,000 लोगों को हटाया गया। बिपरजॉय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की अहम बैठक। गुजरात के मुख्यमंत्री ने दी तैयारियों की जानकारी। अमित शाह ने कहा, संभावित नुकसान को कम से कम करना और जीरो कैजुअल्टी सुनिश्चित करना प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री भी प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोपों को बताया झूठ। कहा, उनकी अगुवाई में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार कर रहा था उल्लंघन। भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में थी समस्या। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार में महागठबंधन में पड़ी फूट। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश सरकार से दिया इस्तीफा। नीतीश पर लगाया उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा, एनडीए में जाने पर अभी कोई फैसला नहीं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में बमबाजी। कैनिंग में बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर नामांकन में बाधा डालने का आरोप। चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों को तोहफे। कृषक ब्याज माफी योजना में 11 लाख से अधिक किसानों को 2,123 करोड़ रुपए की राशि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1,400 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए, बीजेपी ने करके दिखाया। शिवराज सिंह ने कहा, ये ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रोजगार देने की दिशा में केंद्र के एक और कदम के तहत मंगलवार को देश भर में 43 स्थानों पर रोजगार मेला लगा। खुद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 70,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार के लिए पहले देश में क्या होता था, पीएम ने यह भी बताया और कहा कि विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नौकरी के लिए रेड कार्ड है, तो हमारी ओर से युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड किया जा रहा है। पीएम ने परिवारवादी पार्टियों और भाई भतीजावाद पर भी जमकर वार किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के माध्यम से विशेष अभियान चला रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त सदस्यों को करीब 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया गया। देश भर में चुनी गई नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय आदि सहित विभिन्न विभागों में दी गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार मेला वर्तमान सरकार की नई पहचान बन गया है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर
युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। पीएम मोदी ने भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद की राजनीति और भाई भतीजावाद की बुराइयों पर बात की और कहा कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर रेट कार्ड से युवाओं को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरियों के लिए रेट कार्ड के दिन गए। उन्होंने बिना नाम लिए नौकरियों के बदले गरीबों की जमीन लेने के घोटाले का भी जिक्र किया। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में रोजगार और स्वरोजगार के उभरते अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे उपायों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब ये युवा जॉब क्रिएटर बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक दशक पहले की तुलना में भारत अधिक स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। पीएम ने कहा कि भाषा को रोजगार के लिए दीवार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो केंद्र सरकार ने करारा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोपों को झूठ बताया और कहा कि उनकी अगुवाई में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था और भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में उसे समस्या थी। भारत में ट्विटर की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों में रहती है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के ताजा बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जैक डॉर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को धमकी दी थी। केंद्र सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के भारत द्वारा दबाव वाले दावे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। Twitter was misusing its power as a platform to selectively de-amplify and selectively de-platform people both in India and abroad. In India, it was a direct violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. Our government has always maintained that any platform, whether that be Twitter or any other platform in India, has to protect every Indian citizen's fundamental rights. राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो कोई जेल गया है और ना ही कहीं कोई छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी आई थी, जो निश्चित रूप से गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि जैक के समय ट्विटर ने भारत में अपने इस प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को नहीं हटाया था, जबकि उन्होंने अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि भारत में कार्य करने वाली तमाम कंपनियों के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट हैं। उन्हें इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर सजग है, जबकि डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। जैक डॉर्सी के आरोपों पर तब के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया, तो साथ ही कई और केंद्रीय मंत्रियों ने भी। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। ट्विटर भारत में पहले भी विवादों में रहा है। सरकार जब नए आईटी नियम लेकर आई थी, तब भी उसने इन्हें लागू करने में आनाकानी की थी। इन नियमों को लेकर ट्विटर का कई बार सरकार से विवाद हुआ है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और पर्याप्त व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने को कहा है। गुजरात के गृह मंत्री ने राहत कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ बैठक की, तो राज्य के मुख्य सचिव ने भी हालात की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गुजरात और राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के रखरखाव की तैयारी के लिए बिजली मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत के ग्रिड नियंत्रक और PGCIL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को बैठक की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आबादी की सुरक्षा की तैयारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से गृह मंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना और इससे जीरो कैजुअल्टी हो या सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 जून को हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। केंद्र ने पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया। साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल की इकाइयां आवश्यकता अनुसार मदद के लिए तैनात है। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारत सरकार की सभी एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कच्छ में गुजरात के सभी जिलों के साथ चक्रवात बिपरजॉय से पहले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा सांसद विनोद चावड़ा सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल रहे। मनसुख मांडविया ने कहा कि सुरक्षाकर्मी जान माल की कम से कम हानि हो इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने वहां पर चक्रवात बिपरजॉय के चलते तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांडला पोर्ट का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने द्वारका का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। बिपरजॉय के चलते केंद्र और राज्य सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। प्रधानमंत्री सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और आला अधिकारी हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम विभाग ने 15 जून को चक्रवात के जखाऊ तट से टकराने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही 14 और 15 जून को भारी बारिश की संभावना है। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 17 व एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में कई जगहों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 15 जून की शाम के आसपास चक्रवात सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करेगा। उस समय इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। 14 और 15 जून को भारी बारिश होगी। नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। आज रात तक इसे उत्तर दिशा में मूव करेगा। इसके बाद इसका उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में मूवमेंट होगा और 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph, कोस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है।
चक्रवात बिपरजॉय पर एनडीआरएफ डीआईजी ने बताया कि जिन इलाकों में ज्यादा क्षति होने की आशंका है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 व एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 15 टीमों को आरक्षित रखा गया है। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ व मोरबी में हमारी टीमें तैनात हैं। जो लैंडफॉल होने वाला है 15 तारीख को तकरीबन शाम के समय, उसके लिए हमारा जो पहला एक्शन है वो प्रीएम्प्टिव एक्शन है। इसको लेकर के मैसिव इवैक्यूएशन चल रहा है। जहाँ पर भी जो इम्पैक्ट एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा क्षति होने की संभावना है, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। इसमें एसडीआरएफ की 13 टीमें लगी हैं, एनडीआरएफ की 17 टीमें लगी हैं और कोस्टल एरियाज में कोस्ट गार्ड्स, नेवी वो भी तैनात हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हो रही बारिश और तेज हवा के चलते द्वारका के प्रसिद्ध भड़केश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार टूट गई है। वहीं जगत मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। गोमती घाट पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। पूरे जिले में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई है। द्वारका जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के तट से टकराने के पहले कच्छ के नलिया में तेज बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर पुलिस ने भुज तट पर गश्त की। स्थानीय प्रशासन का लक्ष्य निचले इलाकों, कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को स्थानांतरित करना है। शरण स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जो भी शेल्टर होम से वहाँ पे सारी तैयारियां कर ली गई है। शेल्टर होम पे फूड की व्यवस्था, शेल्टर होम पे छोटे बच्चों के लिए दूध की, खाने पीने की व्यवस्था, एनजीओ के माध्यम से फूड पैकेट की भी व्यवस्था कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी शेल्टर होम्स में सारी चीजें चेकलिस्ट बना के रेडी रखवा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन में शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को कोई प्रकार की मुश्किलें न आए। गुजरात के नवसारी में चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। कांडला पोर्ट के अध्यक्ष एसके मेहता ने बताया कि कांडला पोर्ट के विस्तार को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। 1500 से 2000 लोगों को गोपालपुर और गांधीधाम के शरण स्थल भेजा गया है। कुछ लोग अपने गाँव जाना चाहते थे, हमने उनके लिए बस की व्यवस्था की। कोई जनहानि नहीं हुई है। इस विस्तार में तकरीबन 1500 से 2000 लोग रहते थे। उन सारे लोगों को हमने यहाँ से हटा के उनको गोपालपुरी ले गए हैं, उनको गांधीधाम के शेल्टर प्लेस में ले गए हैं। कुछ लोग यहाँ से जो गांव जाना चाहते थे उनके लिए हमने बस की व्यवस्था की। पोर्ट की तरफ से फ्री बस की व्यवस्था की गई है। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने बताया है कि 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा और चक्रवात बिपरजॉय की शुरुआत के संबंध में ट्रेन संचालन के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने इस तूफान को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कंटिन्यूसली हम इस तूफान के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। हमारे वार्ड जोन्स बन गए हैं हेडक्वार्टर में, डिविजन्स में, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम, इन सब जगहों पे हमारे वार्ड जोन्स बन गए, वार रूम्स बन गए हैं, जहाँ के थ्रू हम इस तूफान के ऊपर कंटिन्यूसली निगरानी रख रहे हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीआरएम्स हैं, एससीजी ऑफिसर्स हैं, उनको हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे डिप्यूट किया है अलॉन्ग विथ मैन इन मशीनरी। मतलब हमारे करीब 2500 से आसपास हमारे जो वर्कफोर्स हैं वो फील्ड में तैनात हैं। चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन दिन रात काम में जुटा हुआ है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुलिवन ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अमेरिका की एक रचनात्मक यात्रा और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक सकारात्मक बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की सरकार ने बड़ी राहत दी। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज चुका दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण एक क्लिक से किया गया।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित कर दी गई। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का अंतरण भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। राजगढ़ में हुए इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वायदे किए, उनको निभाया नहीं, जबकि भाजपा सरकार ने करके दिखाया। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों पर यह ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का झूठा वायदा किया था। 7 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ऐसे गिन गिन के कहा था। राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ, और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल हुए। लंबे समय से जिस ब्याज की गठरी का बोझ किसान अपने सिर पर ढोकर चल रहे थे, वो आखिर उतर गया। राजगढ़ के इस किसान महाकुंभ में किसान तो थे ही, लेकिन सीएम शिवराज की लाडली बहनें भी मौजूद थीं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मंच से उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस एक बार फिर आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, लिहाजा उनकी बातों में ना आए। अब ये बात उनको कितनी समझ में आई, ये तो वही जानते हैं। कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। हिमाचल के बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब सरकार ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। ये सरकार जातिगत जनगणना की बात करती हैं, पिछड़े वर्ग और उनके अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन असल में ये इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का। जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। नड्डा ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया। बंगाल में ओबीसी के कोटा में और उनके आरक्षण में वहां खुलेआम ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5%, 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, इनको
प्रमाण पत्र दे करके जातिगत रिजर्वेशन का लाभ देने का वहां पर कुत्सित प्रयास हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में महाजनसंपर्क की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 9 साल के दमदार शासन के बाद न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धूम मची है। हिमाचल में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, आपका स्टेट है, यहाँ से मोदी जी का जो 2024 का प्लान है उसकी शुरुआत हुई है। 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, जिसमें सेवा भाव के साथ कार्य किया गया और गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई। आज करोड़ों गरीब, लगभग 3.5 से 4 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को पक्का मकान बना कर दिया। 12 करोड़ शौचालय, तो वहीं पर 9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिया। हर घर को नल से जल की सुविधा दी, तो 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त भी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया, तो वही मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई। रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े किए, तो वहीं किसानों की आय को दुगना करने की और निरंतर बढ़े एमएसपी को बढ़ाया और खरीद दुगनी करवाई। आज देश ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि सेना के साथ साथ उनको अच्छे रक्षा उपकरण भी दिए जा रहे हैं। एक ऐसा नेता जिसने ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाया, तभी तो मोदी जी को दुनिया कहती मोदी इज द बॉस। मोदी जी अभी अमेरिका जाने वाले हैं और जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये हर भारतीय के लिए कितनी खुशी और गर्व की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है और उनका केवल व्यक्तित्व ही नहीं, उनके काम जो आज दुनिया में बोलते हैं, कोविड प्रबंधन से लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और देश को मजबूती करना, और दुनिया भर में जो जो विषय उन्होंने रखे, मिशन लाइफ से लेकर और युद्ध के विषय में भी जो उनकी बातें आई, यूक्रेन रशिया के, दुनिया ने सराहा है। तो आज वैश्विक नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है। द वर्ल्ड इज सीइंग होप इन इंडिया, दे सी होप इन इंडिया, और हमें से उम्मीद पर खरा उतरना है। सर, आपने कहा कि भारत को एक स्टेबल और एक कंटिन्यूअस गवर्नमेंट चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है भारत के लिए? देखिए, स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है किसी संस्था के लिए, किसी देश के लिए भी। और आज भारत अगर 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमारे पास अवसर है कि हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सुपर पावर बने, तो उस दिशा में यही स्थिरता और निरंतरता चाहिए और मजबूत नेता चाहिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका ये कहना है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो भारत को मोदी सरकार जैसी मजबूत सरकार चाहिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज, कांगड़ा। नीतीश कुमार एक और जहां विपक्ष की एकता की कोशिशों में लगे हैं, वहीं उनके ही महागठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया और नीतीश पर उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए 18 दलों की बैठक बुलाई है। बैठक से पहले ही विपक्षी एकता के दावों की कलई खुलती दिख रही है। बैठक से 10 दिन पहले मंगलवार को बिहार की महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। वो हमारी पार्टी हम का विलय अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में करवाना चाहते हैं। गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे। बिहार में पार्टी के 4 विधायक हैं। सुबह ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के साथ नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी से मिलने के लिए उनके आवास गए।
वापस लौटने के बाद मांझी ने कहा कि वो अपनी परेशानी बताने गए थे। हालांकि उनका कहना है कि पार्टी सरकार से अलग हुई है, महागठबंधन से नहीं। महागठबंधन में रखना है या नहीं, ये लालू और नीतीश तय करेंगे। एनडीए में जाने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बीजेपी जहां नीतीश पर हमला कर रही है, तो जेडीयू इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना, दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? जिसके पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेगा। अब किन स्थितियों में उनके सुपुत्र ने इस्तीफा दिया है, उसका मसौदा अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब नेतृत्व सक्षम है तो ऐसे मसले हम लोग आश्वस्त हैं सुलझा लिए जाएंगे। बिहार ही नहीं, कई और राज्यों में भी तमाम दल लगातार विपक्षी एकता से दूरी बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फिलहाल इससे दूरी बनाती दिख रही है। वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, और भी कई दल फिलहाल इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। इसमें बीएसपी, बीआरएस, जेडीएस, बीजेडी, वाईआरएस जैसे दल शामिल हैं। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव यूपी की कुल 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पांडे अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में विपक्षी एकता फिलहाल तो दूर की कौड़ी लग रही है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में बमबाजी हुई तो कैनिंग में बीजेपी ने टीएमसी पर नामांकन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बवाल शुरू हो गया है। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा में एक दूसरे पर जमकर बम और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में भी मंगलवार को हिंसा भड़क उठी। इस दौरान जमकर बम फेंके गए। दरअसल स्थानीय पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आईएसएफ उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तभी कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं की उनके साथ झड़प हो गई। टीएमसी और आईएसएफ ने एक दूसरे पर भांगर में हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। भांगर के बाद नामांकन जमा करने को लेकर कैनिंग में तनाव का माहौल देखा गया। भाजपा ने उनके प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। तृणमूल की बाधा के चलते भाजपा प्रत्याशी बिना नामांकन दाखिल किए ही लौट गए। इस घटना को लेकर भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। महिला प्रत्याशियों सहित उसके कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। ये घटना पुलिस के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी द्वारा की जा रही राजनीति की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर और बिहार की बात होती थी तो लोगों को डर लगता था। आज पश्चिम बंगाल के बारे में बात करने पर लोगों को केवल हिंसा याद आती है। हम लोग जब पूरा देश घूमते हैं, एक समय ऐसा था लोग जम्मू कश्मीर के नाम से डरता था, बिहार के नाम से डरता था। आज पूरा देश का लोग ऐसा हो गया है, बंगाल के नाम से ही डरने लगते हैं। बंगाल की मतलब ही उनके पास बारूद का एक स्तूप है, बारूद का एक पहाड़ है। बंगाल का नाम से ही लोगों को वायलेंस याद आते हैं। बंगाल का नाम से ही लोगों को यहाँ पर हिंसा की घटना याद आते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद भी टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।
वहीं कांग्रेस में भी ममता सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में बेहद हिंसक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक ही चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। 15 जून को नामांकन का अंतिम दिन है। 11 जुलाई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में महज अब एक हफ्ता रह गया है। देश और दुनिया भर में योग दिवस को लेकर खास उत्साह है और तैयारियां भी चल रही हैं। इस बार देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो रहा है। योग दिवस की तैयारियों पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महज अब एक हफ्ता बचा है और इस वक्त हमारे साथ है वैद्य राजेश कोटेचा जो आयुष सेक्रेटरी हैं। सर, इस बार किस तरीके से मनाया जा रहा है? मेन इवेंट कहाँ होगा? इस बार जो प्रमुख कार्यक्रम है योग का जो अपने देश में जबलपुर में होने वाला है। जबलपुर में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पधारने वाले हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे क्यूरेट किए हैं कार्यक्रम। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम एक आर्कटिक टू एंटार्कटिक, जैसे पिछले वर्ष जो हमने एक कार्यक्रम किया था जो सूरज के साथ साथ जहाँ जहाँ जिस देश में हो तो उसको हमने एक गार्डियन रिंग करके कार्यक्रम किया था। इस वर्ष हम आर्कटिक टू एंटार्कटिक ऐसा कर रहे हैं। तो आर्कटिक से एंटार्कटिक के बीच में लगभग 42 देश आ रहे हैं। तो सभी देशों में एक साथ ये कार्यक्रम हो ऐसा। एक अपने जो स्टेशन हैं जैसे साउथ पोल में है, नॉर्थ पोल में है, तो उन स्टेशंस पर हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। जो अपने एकदम एक्सट्रीम में जो अपने जो भारत के और बाकी अलग अलग देशों के जो रिसर्च स्टेशन है साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, उनको भी हम वहाँ पर हम योग कर रहे हैं। एक्सट्रीम हाइट्स पर कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस अलग अलग जगह पर कर रहे हैं योग। एक हम ओशन रिंग करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी और अलग अलग जो मित्र देश है उनके साथ मिलकर के अपने नेवी के शिप्स और बहुत सारे पोर्ट्स वो एक प्रकार से रिंग के रूप में पूरे विश्व को ओशन रिंग करके उसको कर रहे हैं। एक नया है और उसमें हम लोगों को बहुत अलग अलग मंत्रालयों के सपोर्ट मिल रहा है। हर घर योग हो, घर घर लोग करें, जहाँ भी रहें वहाँ करें, ये किस तरीके से अपील करना चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हर आंगन हर घर योग। तो हम आपके माध्यम सबको ये अपील भी कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हो, आप अपने घर के आसपास में कोई योग का कार्यक्रम हो वो करिए, नहीं तो फिर कॉमन योग प्रोटोकॉल के वीडियोस अवेलेबल है, आप अपने घर में करिए, पार्टिसिपेट करिए। और एक इस बार का जो थीम है वो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम है। तो इट इज़ अलाइंड विथ G20, अपना जो G20 प्रेसिडेंसी है। तो वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारत की विशेषता है कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब हम जो यदि योग करते हैं अपने जीवन में तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की बात है। और एक प्रकार से हम ग्राउंडेड रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और मन से भी काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, इमोशनली भी स्वस्थ रहते हैं। तो निश्चित तौर पे योग जो है एक तरह से वेलनेस का संदेश देता है, आपको आजीवन निरोग रखेगा। अगर आप नियमित रूप से हर दिन योग करते हैं तो मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वाराणसी में जहां G20 की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर दीनदयाल हस्तकला संकुल के एपिडा के रीजनल ऑफिस में अमेरिका से आए कृषि वैज्ञानिकों की किसानों के साथ बैठक चल रही थी। वाराणसी और उसके आसपास के किसानों के उत्पाद को किस तरह अमेरिका भेजा जाए, इस पर अमेरिका से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और किसानों ने भी अपने उत्पादों की खासियत बताई। इस पर इन लोगों से खास बातचीत की डीडी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह ने। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का एक उपक्रम और खास तौर से वाराणसी में विगत 2 वर्षों से इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि यहाँ के जो किसानों को FPOs हैं
वो लगातार लगभग आप रोज कह सकते हैं हवाई मार्ग से सब्जियां खाड़ी देशों में भेज रहा है। और एक अच्छी बात, दीनदयाल हस्तकला संकुल में इनकी केंद्रीय यहाँ जो केंद्र है, वाराणसी केंद्र की ऑफिस है, यहाँ पे खुल गई है। और अमेरिका से कुछ विशेषज्ञ आए हैं, चूँकि खाड़ी देशों में तो कृषि उत्पाद जा ही रहे हैं, खासतौर से सब्जियाँ और फल, लेकिन अमेरिका के लिए भी ये पीड़ा प्रयास कर रहा है कि जो वाराणसी और आसपास के किसान हैं उनके उत्पाद वहाँ तक जा सकें। जो ये पीड़ा कोशिश कर रहा है यहाँ के उत्पाद को कैसे हम लोग अमेरिका तक पहुँचा पाए। इस साल भारत जो G20 का लीडरशिप है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये दोनों मिलके मतलब अंतर्जातीय स्थाई पे भारत को काफ़ी लोग जानते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा फूड उगाते हैं और वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी काम आता है। और एपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो FPOs को अंतर्जातीय और राष्ट्रीय और अंतर्जातीय लेवल में मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे हम लोग आज आए हैं। जो किसान के ग्रुप हैं उनको कैसे हम लोग विदेश की जो एजेंसीज हैं उनसे जोड़े हैं, विदेश में जो एम्बेसी है उनसे जोड़े हैं, कैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए अमेरिका में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए ताकि कंसाइनमेंट यहाँ से मैंगो की जाए और उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि उत्पादन और प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट सब बढ़े। किस तरह का रिक्वायरमेंट अमेरिका में है, क्या किस तरह की तकनीक की ज़रूरत है जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अच्छे से अपनी पहुंच बना सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेस से हो, चाहे आज की डेट में AI का भी एक दौर आ गया है उसके माध्यम से हो। हमारा मेन मकसद है इस पूर्वांचल के और वाराणसी के इस धरती के से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो FPO ग्रुप में आज एक्सपोर्टर बन चुके हैं, विभिन्न देशों कर रहे हैं, अब वो अमेरिका की तरफ देखें। अभी तक अमेरिका में हम लोगों का उत्पाद नहीं गया है, तो प्रयास ये किया जाएगा कि आम, जामुन, चावल जो भी वहाँ ज़रूरत है और हमारा उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है, हमारा लेबल है, उसको एपीडा के सहयोग से भेजने का प्रयास करेंगे। चंदौली जनपद में आदमचीनी का जो है सर 100 साल पुराना ये जो एक वैरायटी है उसको सर हम लोगों ने काफ़ी 2-2.5 साल से लगे हुए थे प्रयास में उसके, जो कि अभी GI हम लोगों को मिल गया है सर। और उसके चावल में बहुत ही गुणवत्ता है, वो चावल एक ग्रेड में बहुत महंग फाइन चावल है। तो हम लोग सर सोचेंगे कि जो अभी अमेरिकन टीम आई है एपीडा के कार्यालय में, जो हम लोग की अभी काफ़ी वार्ता हुई, तो सर हम लोग ये चाहेंगे कि जो हमारा फाइन चावल, अच्छा चावल है, हम लोग वहाँ के मार्केट में भी भेजें। वाराणसी के कई उत्पाद हैं जिनका GI टैग है, जैसा कि रामनगर के बैगन के बारे में भी बता रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो बैगन में भी गुणवत्ता है। तो ऐसे जो गुणवत्ता जिन उत्पादों में, कृषि उत्पादों में है, फल है, सब्जी है, चावल है, उसका ये लोग अमेरिका में कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट कर सकें। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। मणिपुर सरकार जल्द ही राहत शिविरों में रह रहे हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास करने जा रही है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य मंत्रिमंडल उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां हिंसा प्रभावितों के लिए स्थापित किए जा सकेंगे। ये आवास उन लोगों को दिए जाएंगे जो हिंसा में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और अपना आवास बनाने में असमर्थ हैं। जो लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं लेकिन उनके घर हिंसा की भेंट चढ़ गए हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही एक परिवार एक आजीविका योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आधार, बैंक पासबुक, बीमा, CMHT कार्ड जैसे दस्तावेजों के प्रावधान की भी सुविधा प्रदान करेगी जो हिंसा के दौरान खो गए या नष्ट हो गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में भड़की हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। मार्क लिस्ट विवाद में केरल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल केरल के महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देकर SFI लीडर विद्या ने नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पत्रकार ने इस खबर को ब्रेक किया तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। केरल पुलिस ने एक वामपंथी छात्र नेता की शिकायत के आधार पर एक प्रमुख मलयालम चैनल के पत्रकार और केरल के एक सरकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वामपंथी छात्र नेता की शिकायत के अनुसार कॉलेज ने एक ऑनलाइन मार्क लिस्ट जारी की जिसमें दिखाया गया कि उसने PG की परीक्षा पास कर ली थी जो उसने कभी दी ही नहीं। CPIM समर्थित छात्र संघ SFI के राज्य सचिव अर्शो को एक परीक्षा में उत्तीर्ण दिखाया गया
जिसे उन्होंने लिखा ही नहीं था। कॉलेज के अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि ये एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ। राज्य में पत्रकारों और प्रधानाचार्य के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का पुरजोर विरोध हो रहा है। मीडिया और पत्रकार संघों ने राज्य द्वारा कठोर कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करार दिया। केरल के कई प्रमुख समाचार पत्रों में इस विषय पर संपादकीय लेख लिखकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वामपंथी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और राज्य सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्त की। Freedom of speech suddenly becomes a Marxian concept. അവർ മറക്കുന്നു. ആ ഹിപ്പോക്രസി താങ്കൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സർട്ടൻലി മാർക്സിസം ആൻഡ് സർട്ടൻലി CPM ഗവൺമെന്റ് ഇൻ കേരള ഇസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ എ എഡിഫിസ് ഓഫ് ഹിപ്പോക്രസി ആൻഡ് ലൈസ്. केरल में तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब के पत्रकार अश्विन ने केरल पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने वाला फैसला बताया। Freedom of expression cannot be accepted at whatever cost, and the left government, which otherwise are known to be apostles of freedom of expressions, has often spoken against any kind of infringement of freedom of expression, has now tried to curtail the very freedom of a journalist in Kerala. This is something which is not acceptable, bizarre, and must be condemned at any cost. वहीं रिटायर्ड जज PN रविंद्रन ने पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने के फैसले की निंदा की। People are terrified whether they will be prosecuted or persecuted if they speak their mind. It's not a good tendency. A lot of people are going away from Kerala, whether it be for education or for employment. That's because of the unstable atmosphere here. You don't have freedoms which the Constitution guarantees. You cannot enjoy it to its fullest extent. People are good, but I don't know what has happened, what has gone wrong with the state. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।